हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे 21 और 22 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्रिकाओं में रहे। चूंकि ईद के उपलक्ष्य में देखा जाए तो शनिवार को छुट्टी थी और कल संडे था तो क्लास आई नहीं थी, तो इस वजह से पिछले दोनों दिन के करंट अफेयर को आज हम कवर करेंगे एक वीडियो में। और उसके बाद देखा जाए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अभी इस वीडियो के अपलोड होने के थोड़ी देर बाद आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए 21 और 22 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ साथ में देखा जाए तो यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उन बिंदुओं पे भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और अपनी क्लास के अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहली खबर क्या है? पहली खबर है सीएम योगी की जापान सिंगापुर यात्रा। देखा जाए तो लास्ट मंथ देखा जाए फरवरी महीने के एंड में सीएम योगी जापान और सिंगापुर की यात्रा पर थे। ठीक है, तो उन खबरों को भी हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखा जाए एक सीक्वेंस से लगभग 6-7 खबरें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर थी और उनको एक जगह मुझे मिली, तो मैं वो सारी खबरें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की 4 दिवसीय जापान और सिंगापुर यात्रा के दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित हुए थे। यहाँ पर देखा जाए लगभग 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए थे। अब ये पॉइंट आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप मेंस देने जा रहे हैं ना, यूपी पीसीएस का मेंस है, यहाँ पर देखा जाए 2025 का। ठीक, अब वहां पर जो जीएस पेपर 6 का पेपर है, डायरेक्टली सवाल यहां से आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट आपके वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह ही हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावना वाला जो टॉपिक है वहां पर देखा जाए इस पॉइंट को मेंशन करिएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 4 दिवसीय जापान और सिंगापुर यात्रा के दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित हुए और 2.5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए। यहाँ पर देखा जाए यह पहल यूपी को 2029-30 तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देगी। साथ ही साथ देखा जाए तो निवेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहां कहां पर निवेश किया जाएगा? ऑटोमोबाइल सेक्टर, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, यहाँ पर देखा जाए सीबीजी, सोलर एनर्जी तथा पर्यटन के क्षेत्र में निवेश किया जाएगा सिंगापुर और जापान के द्वारा। यहाँ पर देखा जाए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जापान सिटी विकसित कर ऑटो क्लस्टर बनाने की योजना है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जापान के साथ जो एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र है, ठीक है, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र है, यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र है, वहां पर देखा जाए जापान सिटी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जापान सिटी का निर्माण किया जाएगा, किस प्राधिकरण में निर्माण किया जाएगा? तो यमुना प्राधिकरण में निर्माण किया जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ कंपनियों के नाम दे रखे हैं जो निवेश करने के लिए जिन्होंने रुचि दिखाई है। तो मित्सुबिशी हो गई, होंडा हो गई, सुजुकी हो गई, ये सब कंपनियां तो जापान की आपको पता ही है। यहाँ पर पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एमएसएमई जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तथा ई कॉमर्स सहयोग पर भी सहमति बन गई है। ठीक है, जापान और सिंगापुर के बीच में। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। ये भी यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि आप मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं। अभी देखा जाए तो सप्ताह भर से भी कम समय बचा हुआ है मुख्य परीक्षा में, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको देखते चलते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पर देखा जाए डीजीसीए के द्वारा एरोड्रम लाइसेंस दे दिया गया है। ठीक है, एरोड्रम लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है। चर्चा करते हैं तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको आप जेवर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, यहाँ पर देखा जाए जेवर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, उसको डीजीसीए यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा एरोड्रम लाइसेंस प्रदान किया गया है। यह लाइसेंस यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को मिला है जो ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की सहायक कंपनी है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए लाइसेंस मिलने से उड़ानों के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह जो एयरपोर्ट है ये पब्लिक यूज कैटेगरी में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए पब्लिक यूज कैटेगरी में ये एयरपोर्ट सम्मिलित हो चुका है। एयरपोर्ट में देखा जाए तो 3900 मीटर लंबा रनवे है। ठीक, और ये 24/7 ऑल वेदर ऑपरेशनल कोड सी विमान पार्किंग की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्री वर्ष की क्षमता है, यानी कि वार्षिक यहाँ पर देखा जाए एक साल में 1.2 करोड़ यात्री यहाँ से यात्रा कर सकते हैं। और पूर्ण विकास में देखा जाए कि जब इसका पूर्ण विकास हो जाएगा पूर्ण रूप से तो 7 करोड़ यात्री एक साल में यात्रा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये परियोजना एनसीआर और पश्चिमी यूपी की कनेक्टिविटी, निवेश तथा पर्यटन को बढ़ावा देगी। चलिए आगे देखते हैं। यूपी में पिंक रोजगार महाकुंभ 2026 का शुभारंभ किया गया। महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। यहाँ पर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में पिंक रोजगार महाकुंभ 2026 का शुभारंभ किया। यह महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि पिंक रोजगार महाकुंभ 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आगे देखें, कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत
सम्मानित किया गया तथा रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। यहां पर देखा जाए सीएम ने पीएम के 5T विजन, अब यहां पर ये 5T विजन जो है ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और ऐसे जो विजन होते हैं जैसे पंचामृत विजन हो गया, ठीक, उसके बाद में 5T विजन हो गया, फिर उसके बाद में जो SDG हो गया, ये सब आप जब निष्कर्ष लिखते हैं ना, जब प्रश्न का निष्कर्ष लिखते हैं, कोई उत्तर लिख रहे हैं, उत्तर का निष्कर्ष आप लिख रहे हैं, निष्कर्ष में ये चीजें लिखनी होती है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए जैसे जो 5T विजन है प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया 5T विजन, अब ये 5T विजन क्या है याद रखिए, यहां पर देखा जाए ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये है 5T विजन, ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया हुआ 5T विजन है और ये 5T विजन के अनुरूप यूपी के विकास की बात कही गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा 5T विजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है। चलिए आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट गंगा के तहत यूपी में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड विस्तार, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए प्रोजेक्ट गंगा के तहत उत्तर प्रदेश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड विस्तार हेतु MOU हस्ताक्षरित किया गया है, ठीक। चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश में स्टेट ट्रांसमिशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है वन OTT एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसके बीच में MOU हस्ताक्षरित हुआ है। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है कि अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक घरों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाना है, जिससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। यानी कि देखा जाए 20 लाख घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाने के उद्देश्य से स्टेट ट्रांसमिशन कमीशन के बीच में उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसमिशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है वन OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड, इसके बीच में देखा जाए MOU हस्ताक्षरित किया गया है। उद्देश्य क्या है कि अगले 2 से 3 साल में 20 लाख घरों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना है, जिससे लगभग उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। देखा जाए इसके तहत 8 से 10 हजार युवाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें लगभग 50% महिलाएं भी होंगी। यानी कि जो ये 20 लाख घरों तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए 8 से 10 हजार युवाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा और इसमें जो 8 से 10 हजार है, लगभग देखा जाए 5,000 महिलाएं सम्मिलित होंगी। परियोजना से 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना भी है। यह पहल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-कॉमर्स और ग्रामीण डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2026 पर अरण्य समागम का आयोजन। ये जो अरण्य समागम है इसका आयोजन कहां पर किया गया, उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। 21 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। अब यहां पर याद रखिए कि जो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस होता है ये कहां पर मनाया, मतलब कब मनाया जाता है, तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है हर साल और इसी अवसर पर देखा जाए अरण्य समागम का आयोजन किया गया, ठीक है। अरण्य समागम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, इस कार्यक्रम का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। कहां पर, लखनऊ में, इंदिरा प्रतिष्ठान लखनऊ में। चलिए देखते हैं कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या था। कार्यक्रम का मुख्य विषय था वन और अर्थव्यवस्था, ठीक है, वन और अर्थव्यवस्था। इसी थीम पर देखा जाए अरण्य समागम का आयोजन किया गया था लखनऊ में। चलिए देखते हैं, इसके तहत राष्ट्रीय वानिकी संवाद आयोजित किया गया, ठीक है। इसमें वन संरक्षण, जैव विविधता, हरित अर्थव्यवस्था तथा सतत विकास पर चर्चा की गई। चर्चा करें आगे तो राज्य सरकार ने हरित आवरण बढ़ाने, कार्बन क्रेडिट तथा वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने पर भी यहां पर जोर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अरण्य समागम का आयोजन कहां पर किया गया, लखनऊ में किया गया। उद्घाटन किसने किया, योगी आदित्यनाथ ने किया। कब किया गया, तो 21 मार्च 2026 को किया गया और 21 मार्च 2026 को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यूपी पुलिस को इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट टेक अवार्ड 2026 में कुछ सम्मान प्राप्त हुआ है और किस लिए सम्मान प्राप्त किया गया यहां पर यूपी पुलिस ने, आइए चर्चा करते हैं। यूपी पुलिस के सोशल मीडिया सेंटर को 2 अभिनव पहलों, कौन कौन से पहल है, पहला पहल है यूपी पुलिस फैक्ट चेक, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अभिनव पहल है यूपी पुलिस फैक्ट चेक, इसको साथ ही साथ मेटा सुसाइडल अलर्ट, ये 2 पहल है उत्तर प्रदेश पुलिस के। इन दोनों पहलों को देखा जाए तो द इकोनॉमिक टाइम्स गॉवटेक अवार्ड 2026 में सम्मानित किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस देश की एकमात्र राज्य पुलिस है जिसे 26 विभिन्न श्रेणियों में दिए गए प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से 2 अलग अलग श्रेणियों का सम्मान प्राप्त हुआ है। यानी कि जो ये इकोनॉमिक टाइम्स गॉवटेक अवार्ड है, इसमें 26 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया गया था और उत्तर प्रदेश पुलिस एकमात्र ऐसी पुलिस है पूरे देश की जिसको 2 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है, शीर्ष पुरस्कार मिला है। देखते हैं, वर्ष 2017 में शुरू किया गया देश का पहला पुलिस संचालित फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म
यूपीपी फैक्ट चेक यानी कि यूपी पुलिस फैक्ट चेक भ्रामक खबरों की प्रभावी खंडन में अग्रणी है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए जो मेटा सुसाइडल अलर्ट के माध्यम से आम जन के प्राणों की रक्षा का अभिनव प्रयोग करने हेतु विश्व का प्रथम पुलिस एजेंसी भी उत्तर प्रदेश पुलिस है। इसके माध्यम से अब तक 2181 लोगों का जीवन भी बचाया गया। यानी कि जो सुसाइडल अलर्ट होता है वो भेजने का कार्य ये पहल करता है, ये पोर्टल करता है, या फिर आप माने कि ये ऐप करता है, और उसके माध्यम से देखा जाए इस ऐप के माध्यम से अब तक 2181 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस फैक्ट चेक और मेटा सुसाइडल अलर्ट, इसके लिए देखा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस को इकोनॉमिक्स टाइम गॉवटेक अवार्ड 2026 में सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। अब ये कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस ये हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। यहां पर देखते हैं प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ यहां पर देखा जाए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, हर साल 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाया जाता है। यह दिन 1960 में सॉर्पविले जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, यहां पर नरसंहार की स्मृति में मनाया जाता है, जिसमें 69 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, केवल नस्लीय भेदभाव के कारण देखा जाए दक्षिण अफ्रीका में 1960 में 69 लोगों की मौत हो गई थी। और इसका उद्देश्य नस्लवाद, भेदभाव, असहिष्णुता के खिलाफ जागरूकता को फैलाना है। यहां पर चर्चा करें इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख मानवाधिकार संधि है। यहां पर देखा जाए डरबन डिक्लेरेशन 2001 नस्लवाद के खिलाफ वैश्विक कार्य योजना का महत्वपूर्ण दस्तावेज है और संयुक्त राष्ट्र का फाइट रेसिज्म अभियान समानता तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है। यानी कि देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण पहल है, इन पहलों को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। जो नस्लीय भेदभाव होते हैं उनसे संबंधित सवाल आपके परीक्षा में अगर पूछा जाए, इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिया जाए, तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पहल चल रही है। ठीक है, तो पहली पहल तो यहां पर आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा देखा जाए प्रमुख मानवाधिकार संधि है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है डरबन डिक्लेरेशन। अब ये जो डरबन डिक्लेरेशन है 2001 का है, नस्लवाद के खिलाफ वैश्विक कार्य योजना का महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये डरबन डिक्लेरेशन। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के द्वारा देखा जाए #फाइट रेसिज्म अभियान समानता तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा भी देता है। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ महत्वपूर्ण पहल है जो संचालित किए जाते हैं विश्व भर में। और अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर देखा जाए एनएमडीसी लिमिटेड 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन का रिकॉर्ड। यहां पर देखा जाए एनएमडीसी लिमिटेड भारत की पहली खनन कंपनी बन गई है जिसने 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन के ऐतिहासिक स्तर को हासिल किया है। यह उपलब्धि वित्त वर्ष 2025-26 के समापन के ठीक पहले प्राप्त हुई है। यहां पर देखा जाए कंपनी का उत्पादन पिछले दशक में निरंतर बढ़ते हुए अब 5 गुना वृद्धि के साथ इस स्तर पर पहुंचा है। एनएमडीसी इस्पात मंत्रालय के अधीन भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक तथा नवरत्न, यहां पर देखा जाए सेंट्रल पीएसई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए नवरत्न कंपनी है। आपको देखा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है, ये जो एनएमडीसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में देखा जाए तो इसके सीएमडी कौन है? अमिताभ मुखर्जी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की पहली कंपनी कौन है जिसने 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज किया है? एनएमडीसी लिमिटेड। चलिए आगे देखते हैं, डब्ल्यूटीओ के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे पीयूष गोयल। यहां पर देखा जाए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण यही है कि ये जो डब्ल्यूटीओ का 14वां मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? कैमरून के याउंडे में किया जाएगा। कहां पर? याउंडे पड़ता है कैमरून। ठीक है, जो कैमरून है, कैमरून में पड़ता है याउंडे। ठीक, यहां पर देखा जाए 26 से 29 मार्च 2026 को कैमरून के याउंडे में आयोजित वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 14वें मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, देखा जाए तो भारत इस बैठक में डब्ल्यूटीओ को सशक्त बनाने तथा वैश्विक व्यापार व्यवस्था में सुधार पर जोर देगा। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा की जाएगी। यहां पर देखा जाए ई कॉमर्स ट्रांसमिशन मॉडर्निज्म पे चर्चा की जाएगी, जो 28 वर्षों के जारी प्रतिबंध है उस पर चर्चा की जाएगी। मत्स्य पालन सब्सिडी पे चर्चा की जाएगी, जो फिशरी सब्सिडी होती है उस पर चर्चा की जाएगी। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, आगे चर्चा करें, सम्मेलन में भारत विकासशील देशों के हित तथा संतुलित व्यापार नियमों की वकालत भी करेगा। और ये जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होता है इसकी खास बात यह होती है कि हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, हर 2 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। चलिए
आगे देखते हैं, भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट 2026 मुंबई में आयोजित। यहां पर देखा जाए 21-22 मार्च 2026 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आईआईटी बॉम्बे में भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट 2026 आयोजित किया गया। याद रखना, भारत इनोवेट डीप टेक प्री समिट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया, परीक्षा में आपसे पूछे तो सीधे सीधे आपको टिक कर देना है, आईआईटी बॉम्बे मुंबई में इसका आयोजन किया गया था, महाराष्ट्र में। और किसके द्वारा किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य भारत को डीप टेक इनोवेशन में वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना था। इसमें 3000 प्लस आवेदन में से चुने गए लगभग 137 डीप टेक स्टार्टअप ने पार्टिसिपेट किया था। सम्मेलन में एडवांस्ड कंप्यूटिंग, स्पेस, डिफेंस सहित 13 प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों पर नवाचार का प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद सहित कई विशेषज्ञ इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ये भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट 2026 है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, मुंबई में। और किसके द्वारा किया गया था, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उद्घाटन किसने किया था, धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। चलिए आगे देखते हैं, भारत भूटान के बीच डाक सहयोग पर एमओयू हस्ताक्षरित। ठीक है, यहां पर देखा जाए डाक सहयोग पर एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। चलिए देखते हैं पॉइंट्स क्या है। भारत और भूटान ने डाक सहयोग यानी कि पोस्टल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। यह समझौता भारत के संचार मंत्रालय और भूटान के अवसंरचना तथा परिवहन मंत्रालय के बीच हुआ। यानी कि जो भारत का संचार मंत्रालय है और भूटान का अवसंरचना तथा परिवहन मंत्रालय है, उसके बीच में जो डाक सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। यहां पर देखा जाए इसका उद्देश्य डाक सेवाओं, तकनीकी विकास, क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक्स तथा जानकारी के आदान प्रदान को मजबूत करना है। इसमें डाक टिकट संग्रह, ठीक है, डाक टिकट संग्रह और डिजिटल डाक सेवाओं के सहयोग भी सम्मिलित हैं। दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति भी जताई है। चलिए आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2026। अभी जो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस है, अभी मैंने आगे बताया भी था, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट चर्चा कर लेते हैं। कब मनाया जाता है, 21 मार्च 2026 को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया, जो यूएनजीए ने 2012 में घोषित किया था। यानी कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब से मनाया जा रहा है, 2012 से मनाया जा रहा है। थीम क्या था 2026 का, वन और अर्थव्यवस्था। ठीक है, वन और अर्थव्यवस्था इसका थीम था। यहां पर देखा जाए जो आर्थिक विकास में वनों की भूमिका को दर्शाती है। इस अवसर पर पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर देखा जाए कैमरॉन मैकेवाय ने 50 मीटर फ्री स्टाइल में 17 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। यहां पर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के विश्व चैंपियन तैराक हैं कैमरॉन मैकएवॉय। इन्होंने पुरुषों के 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है। उन्होंने चाइना ओपन में 20.88 सेकंड का समय लेकर यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, 50 मीटर 20.88 सेकंड में फ्री स्टाइल तैराकी में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है। देखा जाए उन्होंने ब्राजील के सेसारा सियोल के 2009 का 20.91 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो सुपर स्यूट एरा में बना था। ठीक है, सुपर स्यूट एरा में 2009 में रिकॉर्ड बना था। यहां पर देखा जाए यह रिकॉर्ड लगभग 17 वर्षों के बाद टूटा है। इस उपलब्धि स्प्रिंट स्विमिंग इवेंट्स में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। यह उपलब्धि जो है ये स्प्रिंट स्विमिंग इवेंट में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो कैमरॉन मैकएवॉय है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस देश के हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और कहां पर, कौन से गेम में, तो चाइना ओपन में इन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल का 17 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और कितने सेकंड में तोड़ा है, तो 20.88 सेकंड में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे देखें, बायोफार्मा शक्ति पहल के बारे में चर्चा करते हैं। अभी जो बायोफार्मा शक्ति पहल है इसके बारे में चर्चा करें। भारत को वैश्विक जैव औषधि हब बनाने की योजना। केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक जैव औषधि विनिर्माण केंद्र बनाना है। यहां पर देखा जाए इस पहल पर अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है, अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। इसका लक्ष्य जैविक और बायोसिमिलर दवाओं का घरेलू उत्पादन हेतु मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है। ठीक है, भारत का जो फार्मा क्षेत्र है, भारत का फार्मा क्षेत्र मात्रा में विश्व का तीसरा और मूल्य में 11वें स्थान पर है। यानी कि जो भारत का फार्मा क्षेत्र है, अगर हम यहां पर बात करें वॉल्यूम के अनुसार, ठीक है, यहां पर देखा जाए जो फार्मा सेक्टर है वॉल्यूम के अनुसार देखा जाए, मात्रा के अनुसार विश्व भर में तीसरे स्थान पर है। और वैल्यू के अनुसार देखा जाए तो वैल्यू के स्थान, वैल्यू के मतलब वैल्यू के मामले में देखा जाए तो 11वां स्थान है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देश में 3000 प्लस कंपनियां तथा
10,500 विनिर्माण इकाइयां कार्यरत हैं भारत में वर्तमान में। भारत वैश्विक जेनरिक दवाओं का 20% आपूर्ति करता है और 60,000 से अधिक ब्रांड बनाता है। यानी कि जो जेनरिक दवाएं होती हैं उनकी 60,000 से अधिक ब्रांड भारत में निर्मित किए जाते हैं। और जो फार्मा सेक्टर है, भारत का फार्मा सेक्टर, आप कभी देखें जैसे वैक्सीन मैत्री पहल हो गई, उसके तहत हमने वैक्सीन दिया। कभी भी आप देखें किसी भी विश्व के किसी भी कोने में कहीं भी आपदा आती है, भारत सबसे पहले क्या करता है? दवाओं की खेप भिजवाता है। दवाओं की खेप भर भर के भेजी जाती है। क्यों? भारत देखा जाए तो उभरता हुआ फार्मा हब है। भविष्य में चल के भारत विश्व का सबसे बड़ा फार्मा हब बनने की क्षमता रखता है। उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये सारे डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मात्रा में वर्तमान में विश्व में तीसरा स्थान, मूल्य में देखा जाए तो 11वें स्थान पर है। वर्तमान में देश में 3,000 प्लस कंपनियां तथा 10,500 विनिर्माण इकाइयां कार्यरत है। जेनरिक दवाओं का 20% आपूर्तिकर्ता भारत ही है और 60,000 से अधिक ब्रांड भारत बनाता भी है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से जो ये बायो फार्मा शक्ति पहल है, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है और 2047 तक भारत को औषधि निर्माण का हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आगे देखते हैं, आईएनएस तारागिरी के बारे में चर्चा करें। अब ये आईएनएस तारागिरी F-41 भारतीय नौसेना में शामिल होगा, नया स्टील्थ फ्रेगेट। यहां पर चर्चा करें, 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना अपने नवीनतम स्टील्थ फ्रेगेट तारागिरी F-41 को बेड़े में शामिल करेगा। समारोह विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। यहां पर देखा जाए, यह युद्धपोत अत्याधुनिक तकनीकी और स्टील्थ डिजाइन से लैस है। स्टील्थ डिजाइन का मतलब क्या होता है? आप स्टील्थ सुनते होंगे, इसका मतलब यह होता है कि रडार इसको कैच नहीं कर सकता है। स्टील्थ का मतलब यह नहीं कि स्टील का बना हुआ है। ठीक है, स्टील्थ का मतलब यह होता है कि रडार इसको कैच नहीं कर सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, जिससे यह रडार से बचकर संचालन कर सकता है, यानी कि रडार में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्रियों का उपयोग हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है। यह जहाज डीजल और गैस से संचालित होकर उच्च गति और बहुउद्देशीय मिशनों के लिए सक्षम है। इसमें सुपरसोनिक सतह से सतह पर मिसाइल, मध्यम दूरी की सतह से हवा की मिसाइल तथा एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम भी मौजूद है। यानी कि जो ये देखा जाए आईएनएस तारागिरी है, आईएनएस तारागिरी में जो सुपरसोनिक सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल तथा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम भी इसमें मौजूद है। डीजल और गैस दोनों से चलती है, जिससे होता क्या है कि उच्च गति भी प्राप्त होती है और बहुउद्देशीय मिशनों के लिए यह सक्षम भी है। 75% हिस्सा स्वदेशी सामग्री उपयोग किया गया, जिससे आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलता है। और 3 अप्रैल 2026 को इसको देखा जाए नौसेना में शामिल किया जाएगा। कहां पर? विशाखापत्तनम में इसको सम्मिलित किया जाएगा। और यहां पर देखा जाए जो समारोह की अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 इंफाल में आयोजन शुरू। यहां पर देखा जाए 21 मार्च 2026 को सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंफाल मणिपुर में एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का शुभारंभ हुआ। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इंफाल में किया जा रहा है। ठीक है, या इंफाल ना देकर मणिपुर दे दे तो मणिपुर। अगर यूनिवर्सिटी पूछ ले तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंफाल मणिपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहां पर देखा जाए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के द्वारा किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में कृषि नवाचार, सतत विकास तथा भविष्य के अवसरों पर चर्चा करना है। इसमें विद्यार्थी, शोधकर्ताओं, उद्यमी भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कृषि क्षेत्र के विकास पर विचार विमर्श करेंगे। यहां पर देखा जाए राज्यपाल ने काले चावल, कचई नींबू और तामलेंगलोंग संतरा जो है, इसके उत्पादों के उल्लेख करते हुए वैज्ञानिक सहयोग तथा बाजार पहुंच की आवश्यकता को जरूरी बताया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 कहां? इंफाल में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? अजय कुमार भल्ला के द्वारा उद्घाटन किया गया। अजय कुमार भल्ला कौन है? राज्यपाल है मणिपुर के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, फेनी आता गुंसी मानिंदो। ठीक है, फेनी आता गुशी मानिंदे, इनके बारे में चर्चा करें। ये महिला T20 में सबसे कम उम्र की शतकवीर बन गई हैं। ठीक है, रवांडा की युवा क्रिकेटर है फेनी ओता गुशामिंदो। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब सा है, इसको आप प्रोनाउंस करिएगा, फेनी नाम याद रखिए। ठीक है, इन्होंने महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने नाइजीरिया इन्विटेशनल महिला T20 टूर्नामेंट में घाना के खिलाफ 65 गेंद में नाबाद 111 रन बनाए थे। ठीक है, युगांडा की प्रिस्क्यूआ अलाको का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ठीक, यह पारी T20 इंटरनेशनल डेब्यू में किसी महिला खिलाड़ी का सर्वोच्च स्कोर भी है। यानी कि इन्होंने देखा जाए डेब्यू किया था और अपने डेब्यू में ही 111 रन मार दिए 65 बॉल में। ठीक है, चलिए यहां पर देखा जाए इनकी शानदार पारी के दम पर रवांडा 122 रनों से जीत भी दर्ज किया था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फेनी उता
गुशिमानिंदे, ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। कहाँ की है? रवांडा की है। 65 बॉल में 111 रन मारने के साथ ही साथ देखा जाए डेब्यू करने वाली और सबसे कम उम्र की शतकवीर बन गई है। चलिए आगे देखते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया कौशल सहयोग। यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्किल कोऑपरेशन के बारे में चर्चा करें तो भारत के जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तथा ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन स्किल्स क्वालिटी अथॉरिटी के बीच में नई दिल्ली में द्विपक्षीय सहयोग समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए इसका उद्देश्य वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग स्किल्स क्षेत्र में सहयोग तथा ज्ञान को आदान प्रदान को बढ़ावा कर देना है। बैठक में देखा जाए तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ऑपरेशनल चुनौतियों पर संयुक्त ढांचा तैयार किया गया। दोनों देश एआई, ग्रीन जॉब्स, ऊर्जा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तथा डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देंगे। इसके साथ ही साथ देखा जाए इसके तहत संयुक्त व्यावसायिक कार्यक्रम ज्वाइंट वोकेशनल प्रोग्राम विकसित भी किया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए ज्वाइंट वोकेशनल कार्यक्रम भी विकसित किया जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आगे देखते हैं, यहां पर देखा जाए इसरो HQIDS के बीच सैटेलाइट कम्युनिकेशन सहयोग हेतु MOU हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है, 19 मार्च 2026 को इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बीच में MOU हस्ताक्षरित हुआ है। यह समझौता सैटेलाइट बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन नोड्स और सशस्त्र बलों के अतिरिक्त संचार नेटवर्क के रखरखाव के सुदृढ़ीकरण हेतु किया गया है। यहाँ पर देखा जाए MOU पर एयर मार्शल शंकर सुब्रमण्यम तथा नीलेश M देसाई के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। इसका उद्देश्य सैन्य संचार अवसंरचना, ऑपरेशनल सुरक्षा तथा रियल टाइम कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करना है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद स्थित इसरो का प्रमुख रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र है जो कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग आदि क्षेत्रों में कार्य करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है ये कहां पर अवस्थित है? अहमदाबाद में अवस्थित है और इसरो का प्रमुख रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र है। आगे देखते हैं, लियोनल मेसी 900 गोल क्लब में शामिल। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो लियोनल मेसी है ये 900 गोल क्लब में सम्मिलित हो गए हैं। 18 मार्च 2026 को अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने ऑफिशियल मैच में 900 गोल पूरा कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कोनकाफा चैंपियंस कप में देखा जाए नेस्ले एसएस के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। मेसी 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले स्थान पर देखा जाए तो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जिन्होंने 965 गोल किए हैं। मेसी की उपलब्धि 1142 मैचों में हासिल की, जबकि रोनाल्डो ने देखा जाए 1236 मैचों में हासिल किया था। यानी कि देखा जाए तो सबसे तेज गोल 900 गोल किसने मारे हैं? तो मेसी नहीं मारे हैं, लेकिन सबसे पहले 900 गोल किसने किए थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो पेले हैं वो तीसरे स्थान पर है, जबकि रॉबर्ट जो लेवांडोस्की है ये यहां पर देखा जाए 690 गोल के साथ चौथे स्थान पर है। आगे चर्चा करें, भारत को वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी मिल गई है। ठीक है, 20 मार्च 2026 को वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने भारत को वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी सौंपी है। यह प्रतियोगिता भुवनेश्वर उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। यहां पर बात करें, भारत पहली बार इस इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ठीक है, भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला एशिया का चौथा देश बनेगा। इसके पहले किसने किसने किया है? तो जापान, कतर और चीन के बाद भारत चौथा देश बनेगा जो वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी करने जा रहा है। यहां पर देखा जाए ये चैंपियनशिप हर 2 वर्ष में आयोजित होता है। 2028 में इसका 22वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। भारत ने अब तक इस प्रतियोगिता में कोई पदक नहीं जीता, यानी कि खास बात यह भी है कि अब तक देखा जाए भारत ने इस प्रतियोगिता में कोई भी पदक नहीं जीता था, लेकिन 2028 में भारत में आयोजित किया जाएगा। होपफुली भारत यहाँ पर विजेता बने। चलिए आगे देखते हैं, हांगकांग फिल्म आर्ट 2026 में इंडिया पवेलियन की शुरुआत हुई है। 19 मार्च 2026 को भारत ने हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन मार्केट यानी कि जो हांगकांग फिल्म मार्ट है इसमें इंडिया पवेलियन लॉन्च किया है। यह आयोजन 17 से 20 मार्च 2026 तक हांगकांग में आयोजित हुआ था। पवेलियन का उद्देश्य भारतीय फिल्म, टीवी, एनिमेशन कंटेंट की विविधता को प्रदर्शित करना तथा को प्रोडक्शन और वैश्विक नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। इसे वैश्विक अवसरों और फिल्म उद्योग के प्रभाव पर पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। इसका उद्देश्य एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है उसके द्वारा किया गया था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? जो पवेलियन था, पवेलियन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा आयोजित किया गया था। और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल किसके अधीन कार्य करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रारंभ 2026 अभियान। अब ये जो प्रारंभ 2026 अभियान है ये आयकर अधिनियम 2025 के लिए जागरूकता पहल है।
यहाँ पर देखा जाए 20 मार्च 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में प्रारंभ 2026 अभियान लॉन्च किया है। यह अभियान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। यह मल्टीमीडिया अभियान है जो प्रिंट, रेडियो, टीवी, डिजिटल तथा सोशल मीडिया के माध्यम से संचालित होगा। 1 अप्रैल 2026 को नया आयकर अधिनियम पूरे देश में लागू होगा। अभियान के तहत AI आधारित चैटबॉट कर साथी और इनकम टैक्स वेबसाइट 2.0 भी लॉन्च किया गया है। यानी कि यहाँ पर 2 पोर्टल है और एक चैटबॉट है कर साथी, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय दंत आयोग का गठन किया गया है। अब ये जो राष्ट्रीय दंत आयोग है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए भारत सरकार ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर नेशनल डेंटल कमीशन का गठन किया है। पहले क्या था? डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया था, DCI था। इसके स्थान पर नेशनल डेंटल कमीशन का गठन किया है भारत सरकार ने। इसका उद्देश्य दंत चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा वैश्विक मानकों को सुनिश्चित करना है। आयोग के साथ 3 स्वायत्त बोर्डों का भी गठन किया गया है। कौन कौन से बोर्ड? यहाँ पर देखा जाए शिक्षा निगरानी बोर्ड यानी कि UG-PG डेंटल एजुकेशन बोर्ड का गठन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए डेंटल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड यानी कि मान्यता व ग्रेडिंग बोर्ड का गठन किया गया है। और देखा जाए तो डेंटल एथिक्स तथा रजिस्ट्रेशन बोर्ड यानी कि आचरण तथा पंजीकरण बोर्ड का भी गठन किया गया है। तो ये 3 बोर्ड हैं जिन 3 बोर्डों का गठन किया गया है। और साथ साथ में देखा जाए तो नेशनल डेंटल कमीशन का भी गठन किया गया है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। डॉक्टर संजय तिवारी को NDC का पहला अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि NDC के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय तिवारी बने हैं। ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यहाँ पर देखा जाए डेंटिस्ट एक्ट 1948 को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं विश्व जल दिवस 2026 के बारे में। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जल के महत्व तथा वैश्विक जल संकट के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इस बार का थीम क्या था? जल और लैंगिक समानता। ठीक है, जल और लैंगिक समानता यानी कि वाटर एंड जेंडर इक्वलिटी। यहाँ पर देखा जाए इसका उद्देश्य सुरक्षित पेय तथा स्वच्छता को मानव अधिकार के रूप में स्थापित करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। विश्व के लगभग 2.1 अरब लोग सुरक्षित पेयजल से वंचित हैं। यानी कि विश्व भर में देखा जाए तो लगभग 2.1 अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास सुरक्षित पेयजल की पहुंच ही नहीं है। ठीक है, और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो मुख्य कार्यक्रम था ये 19 मार्च 2026 को ही संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। ठीक है, 19 मार्च 2026 को ही विश्व जल दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर देखा जाए एक रिपोर्ट जारी की गई थी, UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी किया जाता है UN के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2.1 अरब लोग ऐसे हैं जो सुरक्षित पेयजल से वंचित हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण खबरें। कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल है, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में किस संस्थान के द्वारा एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया गया है जिससे वह उड़ानों के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा या उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा? ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द इकोनॉमिक्स टाइम्स गॉव टेक अवार्ड 2026 में उत्तर प्रदेश पुलिस को किन 2 अभिनव पहलों के लिए सम्मानित किया गया है? यूपी कॉप ऐप, EFIR, मिशन शक्ति, पिंक बूथ, यूपी पुलिस फैक्ट चेक और मेटा सुसाइडल अलर्ट, त्रिनेत्र और ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 18 मार्च 2026 को आधिकारिक मैचों में 900 गोल पूरा करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, नेमार जूनियर, लियोनल मेसी। चौथा सवाल है, वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने भारत के किस शहर में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी सौंपी है? नई दिल्ली, भुवनेश्वर उड़ीसा, अहमदाबाद गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु। और अंतिम सवाल है कि भारत सरकार ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर उसके स्थान पर किस नए निकाय का गठन किया है और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? भारतीय चिकित्सा आयोग डॉक्टर VK पॉल, राष्ट्रीय दंत आयोग डॉक्टर संजय तिवारी, दंत चिकित्सा नियामक बोर्ड अमित शाह, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग सुरेश शर्मा। ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर दीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा है, इसी वजह से देखा जाए तो 21 और 22 के करंट अफेयर एक साथ और 23 तारीख का करंट अफेयर थोड़ी देर बाद आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।